जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं के विचार। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में भारतीय जो भूगोलवेत्ता प्राचीन काल के थे उनके विचारों को हमने पढ़ा, उनका क्या योगदान था भूगोल में और उनका नाम क्यों नहीं आया आपके भूगोल में, उन्हें क्यों श्रेय अधिक नहीं मिले, इन सभी बातों पर हमने बात की थी चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकंड में हमें पढ़ना है प्रारंभिक भूगोलवेत्ता, अर्थात सबसे पहले जिन लोगों का एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र में नाम आया और जिन्होंने भूगोल के विकास के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। ये सभी जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता हैं ये आपको सभी देशों से अर्थात सभी क्षेत्रों से देखने को मिलेंगे, रोमन, ग्रीक, अरब, सभी जगहों से। इसके पश्चात हमें चैप्टर वाइज अरब जो हैं उनके भूगोलवेत्ताओं के विचार पढ़ने हैं, ग्रीक पढ़ने हैं, रोमन पढ़ने हैं, सब अलग अलग पढ़ने हैं, लेकिन सभी देशों के सभी क्षेत्रों के मिलाकर जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता थे उनको विचारों को हम इस चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स आर इन दिस चैप्टर्स, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शंस, एरिया डिफरेंशिएशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन जियोग्राफी। इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिक्स पर जिन भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन समय में सबसे पहले बात किया हुआ था उन सभी के बारे में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उनका नोट्स अवेलेबल कराया जाता है, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहले किसका नाम आता है। वह है होमर। होमर ने भूगोल संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का श्रेष्ठ कार्य किया है। होमर ने ओडेसी तथा इलियड नामक दो महाकाव्यों की रचना की हुई है। होमर महोदय जो हैं वह दो महाकाव्य की रचना किए हैं, ओडेसी और इलियड, और इन रचनाओं में मिस्र के वैभव, उत्तरी यूरोप की असभ्य जातियों, फोनेशियाई नाविकों तथा समाप्त न होने वाले दिन एवं रात्रि वाले प्रदेशों का उल्लेख किया है। यह जो दोनों महाकाव्य है उन्होंने इसमें मिस्र के वैभव के विषय में बताया है, उत्तरी यूरोप की जो असभ्य जातियाँ हैं उनके विषय में बताया है, फेनोसियाई नाविक जो हैं उनके विषय में, और समाप्त न होने वाले दिन एवं रात्रि वाले प्रदेशों के विषय में इन दोनों महाकाव्यों में बताया हुआ है। होमर ने 4 स्वर्गों की कल्पना की थी जो पृथ्वी के 4 कोनों पर स्थित है। उन्होंने 4 पवनों का वर्णन किया था। देखने को आपको मिलेगा जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता हैं उनका ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, लेकिन आप एक बात समझिए, जब कोई विषय आपके क्षेत्र में आपके बीच में है ही नहीं, उसका विकास करने के लिए सबसे पहले सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस विषय में सोचा और अपने ज्ञान को, अपने विचार को प्रस्तुत किया, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है उनके विचारों को, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के विषय में, भूगोल के टॉपिक्स के विषय में एक प्रकार से सोचा था। भूगोल में जो चीज़ें आती हैं उनके विषय में, उनके विकास के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम जो ये हैं इन्होंने 4 पवनों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की पवनें होती हैं। पहला होता है बोरियस, दूसरा नोट्स, तीसरा है जिफायरस और चौथा है यूरस। बोरियस क्या होती है? यह उत्तरी पवन है जिसमें आकाश स्वच्छ रहता था तथा मौसम सुहावना होता था। नोटस क्या है? दक्षिणी पवन है जिसमें आंधी एवं तूफान आते हैं। जिफायरस क्या है? पश्चिमी पवन जो तूफानी होती हैं। और यूरस उन्होंने बताया पूर्वी पवन जो कभी कभी चलती थी। हालांकि उनकी बातें सही नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उन्होंने सोचा था, तो उनके विचारों को हमें पढ़ना है और हमसे पूछा भी जाएगा तो हम इन बातों को बताएंगे कि सबसे पहले होमर महोदय ने 4 पवनों का वर्णन किया था। 4 पवनें कौन कौन सी हैं? बोरियस, नोटस, जिफायरस, यूरस। और ये कौन कौन सी पवनें हैं इसके विषय में हमने जान लिया। तो इनका मात्र इतना ही योगदान था प्राचीन समय में, अर्थात प्रारंभिक युग में जो सबसे पहले ये भूगोलवेत्ता हुए, इन्होंने अपना जियोग्राफी के विकास के क्षेत्र में, भूगोल के विकास के क्षेत्र में इतना योगदान दिया था। थेल्स महोदय फिर आते हैं। उन्होंने 640 से 546 ईस्वी पूर्व के बीच में वह थे। थेल्स को यूनान के प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। थेल्स जो है उनको यूनान के प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का स्थान प्रथम था।
वह जो समय था 640 ईसा पूर्व और 546 ईसा पूर्व के बीच में, उस समय 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिक जो थे वह प्रसिद्ध थे। उनमें से प्रथम स्थान किसका था? थेल्स का। आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित थे ये। उसने मिस्र और उससे संलग्न देशों की यात्रा की थी। मिस्र की ज्यामिति से वह परिचित थे, उसकी यात्रा किए थे और उससे परिचित थे, और इसी के आधार पर उसने 2 स्थानों के बीच की दूरी और ऊंचाई को नापा था। उसने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव और डेल्टा प्रदेश का भी विवरण किया हुआ था। किसने? थेल्स महोदय ने यह बताया हुआ था नील नदी की उत्पत्ति के विषय में, अर्थात उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उसमें कटाव किस प्रकार से आते हैं, डेल्टा प्रदेश कौन कौन से, उसके विषय में बताया था। और जो थेल्स महोदय हैं उन्होंने पृथ्वी की आकृति को गुंबदाकार बताया था और उसकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताई हुई थी। उन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु विभागों में बांटा था। उस समय पृथ्वी के बहुत छोटे से भूभाग का ही ज्ञान जो है यूनानियों का था। जो प्रारंभिक समय था उस समय जो क्षेत्र था, एक प्रकार से चारों तरफ का ज्ञान सबको नहीं था, बहुत ही कम क्षेत्र के बारे में ज्ञान था, और उसी को घूमकर उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अगले हैं हमारे अनेक्जिमेंडर। 610 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक वह रहते हैं। मिसेलस निवासी यह विद्वान थेल्स का शिष्य तथा उत्तराधिकारी था। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार तथा आकृति के बारे में विचार रखे। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य पदार्थों से मानी जो उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों गुणों वाले थे। आपको यह सब देखने में लग रहा होगा कि यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो बातें हैं किसी भी विद्वान के, किसी भी व्यक्ति के आप विचार को जब पढ़ते हैं तो आपको उनके विचारों को सुनना है, उसे याद करना है और फिर उसे समझ कर लिखना है। तो ध्यान से आप सुनते रहिए। रिवीजन करने के लिए PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को सुनेंगे वह ज़्यादा याद होगा उससे। तो वीडियो को अच्छे से आप सुने और देखें, जिससे आपको अच्छे से यहीं पर समझ में आ जाए। ये सभी जो बातें हैं आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो आपके पेपर में आएगा अनेक्जिमेंडर, बस आप नाम सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे और कुछ लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो में अच्छे से सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, तो बहुत अच्छे प्रकार से आप लिख पाएंगे। आगे हम देखेंगे अदृश्य पदार्थ के भीतरी भाग के ठंडा होने से तो ढाल की प्रकृति में पृथ्वी बनी और बाहरी उष्ण भाग केंद्रीय भाग से अलग हो गया, जो काली धुंध के रूप में वायुमंडल बना। उनका ऐसा विचार था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में ठोस पिंड के रूप में तथा चपटी न होकर गोलाकार है। इसके पहले जो विद्वान थे उन्होंने चपटी बताया हुआ था। फिर आते हैं अनेक्जिमेंडर, वह कहते हैं पृथ्वी जो है वह गोलाकार है। उन्होंने पृथ्वी की लंबाई को चौड़ाई से 3 गुना अधिक बताया। उन्होंने एक मानचित्र भी बनाया जिसमें मध्य यूनान तथा विश्व को चारों ओर से महासागरीय नदी द्वारा घिरा हुआ बताया। अनेक्जिमेंडर ने विभिन्न जीव उत्पत्ति तथा प्रकाश संबंधी लेख लिखे तथा पृथ्वी तल के समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति समुद्री जीवों के विकास के फलस्वरूप मानी। उन्होंने सर्वप्रथम एक बेबीलोनियन यंत्र नोमोन बनाया जो सूर्य घड़ी का कार्य करती थी, अर्थात सूर्य के प्रकाश से वह समय बताती थी। इसका आविष्कार किसने किया था आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? अनेक्जिमेंडर ने किया हुआ था। आगे हम देखेंगे पाइथागोरस ने क्या योगदान दिया था। पाइथागोरस का जन्म 582 ईसा पूर्व के लगभग सोमस नामक स्थान पर हुआ था। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में विचार व्यक्त किए। उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया तथा उसे केंद्र के मध्य में स्थित नहीं माना तथा अस्थिर बताया। वह सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य तारों की भांति है तथा किसी विशाल अग्निपिंड का चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना और उसको 3 जलवायु भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रथम उन्होंने बताया प्रथम भाग मध्य है जो प्रायः निर्जन है, जिसे वर्तमान में उष्ण कटिबंधीय माना जाता है। द्वितीय भाग उन्होंने बताया पृथ्वी के अंतिम किनारे पर माना, जिसे वर्तमान में शीत कटिबंध माना जाता है। और तृतीय भाग इन दोनों के मध्य में उन्होंने माना था। 3 प्रकार की उन्होंने जलवायु बताई हुई थी। आगे हम देखेंगे हिकेटियस महोदय। आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी विद्वान हैं प्रारंभिक समय के, उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। आपके एक प्रकार से जो देख रहे हैं इस समय इतना विकास हो गया है जियोग्राफी को, तो आपको लग रहा है ये छोटी बातें हैं। सोचिए उस समय किसी भी चीज़ की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं थी। जो भी विद्वान
उस पर थोड़ा रिसर्च करके उसके ज्ञान अर्जन करके जो बता देते थे उस समय वह सत्य माना जाता था। यह बातें जो अभी आपको एक प्रकार से गलत लग रही हैं, उस समय जो सुने थे वह इसे सत्य मानते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार हुआ, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। और आज के इस समय में जो भी उस समय की बातें थी आपको झूठ लग रही हैं, और आज इतना अच्छा विकास हो गया है, यह इसके कारण हुआ है। आगे हम देखेंगे हिकेटियस महोदय। हिकेटियस का जीवन काल 500 ईसा पूर्व के आसपास था। हिकेटियस मिलेटस का निवासी था। हिकेटियस ने यूनानी विश्व एवं अपनी यात्राओं से सुदूर क्षेत्रों का ज्ञान का वर्णन अपनी पुस्तक पीरियोड्स में 2 खंडों में प्रकाशित उन्होंने किया था, जिसमें संसार का वर्णन उसने किया था। प्रथम खंड में यूरोप और दूसरे खंड में एशिया का वर्णन किया था। इस ग्रंथ में समुद्र तटीय एवं आंतरिक भागों में निवास करने वाले जातियों के विवरण मिलते हैं। उन्होंने युक्सिन के पश्चिमी भाग में हेमंस पर्वत दर्शाया और उस पर्वत के उत्तरी भाग में बहते हुए यूरोप का ईस्टर, जो कि वर्तमान में डेन्यूब नदी है, उसे उस समय उन्होंने दिखाया हुआ था। उन्होंने इटली, फ्रांस तथा आयोनियन प्रदेश का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एशिया में वर्तमान पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी लीबिया, वर्तमान जो अफ्रीका है, उसे दर्शाया। उस समय के लोग जो थे वह 3 क्षेत्रों को, 3 भूखंडों को मानते थे, एक यूरोप, एक आपका एशिया और लीबिया। लीबिया जो कि वर्तमान में जो क्षेत्र अफ्रीका कहलाता है, वही उस समय लोग लीबिया कहते थे। तो इन 3 भूखंडों के विषय में ही बस उन्हें पता था। उन्होंने नील नदी को भी दर्शाया। उन्होंने पृथ्वी को वृत्ताकार तस्तरी के समान चपटी माना तथा यूनान को उसके मध्य में माना। उसने प्रथम बार विश्व को एशिया, लीबिया तथा यूरोप आदि भूखंडों में विभाजित किया, जो कि हमने आपको पहले ही बताया 3 भूखंड वह जानते थे। हिकेटियस महोदय ने 3 भूखंडों में बांटा हुआ था। आगे आते हैं हेरोडेटस। हेरोडोटस 485 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक रहते हैं। हेरोडोटस एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम में स्थित आयोनिया प्रदेश के हेलिकार्नेसस नगर में हुआ था। उसने दक्षिण यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न भागों का यात्रा में अपना अधिकांश समय व्यतीत किया। उन्होंने अपने प्रवास काल में कैस्पियन सागर तटों, भूमध्य सागर तटों, भूमध्य सागरीय तटों, सागर तटों, लीबिया, मिस्र, टर्की, ग्रीस, रूस से स्टेपी प्रदेश, इराक तथा ईरान आदि को देखा तथा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त किया। एक प्रकार से यह बहुत ही अच्छा तरीका है भूगोल को जानने का। आप जब कहीं पर यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों की वायुमंडल के विषय में, अलग अलग जगहों के मौसम के विषय में जानते हैं, वहाँ पर उपस्थित नदियों को जानते हैं और उसके बारे में आप लिखते हैं। तो इसी का प्रयोग हेरोडोटस ने किया हुआ था। उन्होंने इतिहास नामक पुस्तक की लिखी, जिसमें इतिहास के साथ ही 1/3 से अधिक भौगोलिक वर्णन उन्होंने दिया था। उन्होंने ज्ञात विश्व यूरोप, लीबिया तथा एशिया महाद्वीपों में विभाजित किया। हेरोडोटस के लेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह इस बात पर बल देता था कि किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों के मामलों की महत्ता को ठीक प्रकार से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों पर विचार करना आवश्यक है। वह वातावरणवाद का प्रारंभ था। हेरोडोटस ने उस समय तक यूनानियों को ज्ञात संसार का मानचित्र भी बनाया, जिसमें भूमध्य सागर के चारों ओर प्रदेश दिखलाए गए थे। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के वे क्षेत्र थे जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती हैं। पूर्व की ओर यह अधिक फैला था और उसमें भारत भी दिखाया गया था। किसने यह मैप बनाया था? यह बनाया था हेरोडोटस ने। अब आते हैं प्लेटो महोदय। प्लेटो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे। वे निगमात्मक तर्क पद्धति के प्रणेता थे और उनका मानना था कि पार्थिव चीज़ें एक आदर्श प्रत्यय जगत की खराब नकल मात्र हैं। प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की उर्वर मृदा के क्षरण का विवरण प्रस्तुत किया और व्याख्या की कि किस तरह चीज़ें अपने आदर्श रूप से विकृत हो जाती हैं। प्लेटो ने अटलांटिस की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन सभ्यता पर किसी पश्चिमी अधिक विकसित सभ्यता द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी सेना की विजय हुई और इसके ठीक बाद आक्रमणकारियों का मूल स्थान एक भयावह भूकंप की वजह से समुद्र में डूब गया। प्लेटो संभवतः पहले यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने यह घोषित किया कि पृथ्वी एक गोलाभीय पिंड है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में पाइथागोरस सबसे पहले ऐसे दार्शनिक थे जो इस मत के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आकाशीय पिंडों को
वृत्ताकार गति के कुछ नियम विकसित किए थे। किसने? पाइथागोरस ने। उनके शिष्य पार्मेनाइडीज ने भी इन नियमों का प्रयोग गोल पृथ्वी से किए जाने वाले प्रेक्षणों के संदर्भ में किया था। आपको ये बातें अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझाने वाली बातें इसमें है ही नहीं। बस हमें विद्वानों के विचारों को सुनना है, उसे याद करना है, और हमारे पेपर में जिस भी भूगोलवेत्ता के विचार को पूछा जाए हमें लिखना है। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक थे। अरस्तु जो हैं वह एक महान यूनानी दार्शनिक और विज्ञानविद थे, जिन्हें भूगोलविदों की श्रेणी में रखा गया था। अरस्तु मूलतः चिकित्सक थे तथा प्लेटो उनके गुरु थे। उन्होंने दर्शन, भूगोल, नीति, अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे थे। भूगोल में अरस्तु ने ब्रह्मांड का अध्ययन प्रस्तुत किया था। अपने पूर्वकालीन विचारकों की तरह ग्रह, नक्षत्र, स्थिति एवं धरातलीय वर्णन को अरस्तु ने अपने ग्रंथों में समाहित किया था। अरस्तु पृथ्वी को गोल मानते थे। उन्होंने हेरोडोटस के विचारों का खंडन किया। अरस्तु ने पृथ्वी का वर्णन मानव बसाव के दृष्टिकोण से किया। यहीं से मनुष्य की भौगोलिक चेतना के प्रमाण मिलते हैं। अरस्तु की दूसरी महत्वपूर्ण कृति जो थी जलवायु विज्ञान पर उनकी लिखी पुस्तक थी। अरस्तु ने पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु को 3 भागों में बांटा था। पहला उन्होंने बताया था उष्णकटिबंधी, दूसरा बताया था समशीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा बताया था शीत कटिबंध के विषय में। इस विभाजन को उत्तरी, पूर्व, दक्षिण भागों में समान रूप से लागू किया था। इसी तरह भूगोल में प्रदेश विशेषता जलवायु प्रदेश की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। जलवायु के तत्व एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी अरस्तु ने प्रकाश डाला था। अरस्तु ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में जलवायु के अलावा पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ज्वालामुखी के कारकों पर भी चर्चा किया हुआ था। अरस्तु ने प्राकृतिक कारकों के साथ मनुष्य के क्रियाकलापों पर भी प्रभाव डाला था। अगले विद्वान हमारे हैं इरेटोस्थनीज। ये जो भी विद्वान है यह एक प्रकार से प्रारंभिक समय के हैं। प्रारंभिक भूगोलवेत्ता जो हैं उनके विचारों को हम पढ़ रहे हैं। इरेटोस्थनीज का जन्म जो है यूनानी बस्ती सीरिन में 276 ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें मिस्र के शासक टालमी ने सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। किसे? इरेटोस्थनीज को। उस काल में यह पद जो है शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था। इन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था और पुस्तक का नाम इन्होंने जियोग्राफिया रखा था। इरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाभ है। वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की काफ़ी हद तक सही लंबाई ज्ञात की, अर्थात पृथ्वी की परिधि या उसके आकार को उन्होंने मापा था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। लगभग एकदम सही लंबाई जो इस समय वर्तमान में हम लोग जानते हैं एकदम उसके लगभग बराबर इन्होंने नापा था। महत्वपूर्ण यह है कि गणना अनुमान आधारित नहीं थी, बल्कि इसका आधार ज्यामिति आधारित वैज्ञानिक विधि था। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम यथार्थ के निकट था। उन्होंने विभिन्न अक्षांशों देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया था। उपरोक्त योगदानों के कारण इन्हें सिस्टमेटिक भूगोल का पिता अर्थात वैज्ञानिक भूगोल का पिता या कई बार भूगोल का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इरेटोस्थनीज। अक्षांश देशांतर के मापन के कारण इन्हें भूगणित का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में एक्यूमेन अर्थात वास योग्य रहने लायक विश्व का वर्णन प्रस्तुत किया था। इनके द्वारा ज्ञात विश्व को एशिया, यूरोप, लीबिया में विभाजित किया। इसके अलावा गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 5 कटिबंधों में इन्होंने बांटा था। पहला था उष्ण कटिबंध, दूसरा था शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा था आपका शीत कटिबंध, चौथा, पांचवा। आगे हम देखेंगे हिप्पारकस महोदय के विषय में। हिप्पारकस ने क्या किया था? हिप्पारकस सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर इरेटोस्थनीज के निधन के बाद नियुक्त हुए थे। यह मूलतः एक खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने एक वृत्त को 360 डिग्री अंशों में विभाजित किया, जो असीरियाई गणित से प्रभावित था, लेकिन यूनानी ज्ञान में पहली बार था। इन्हें खगोलशास्त्र का पिता कहा जाता था। निकोलस कापरनिकस को आधुनिक खगोलकी का पिता कहते हैं। कुछ लोग गैलीलियो गैलीली को भी खगोल की विज्ञान का पिता कहते हैं।
त्रिकोणमितिक सारणियों की गणना सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। किसने? हिप्पार्कस महोदय ने, जिसके कारण इन्हें त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर क्लाइमेटा, अक्षांश आधारित जलवायु पेटियां अथवा दिन की सबसे अधिक लंबाई वाला अक्षांश, अथवा आज की भाषा में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के अक्षांश का मापन में विभाजित किया था। इन्होंने इसका मान 23 डिग्री 40 मिनट बताया, जो काफ़ी सटीक है। पृथ्वी की वक्राकार सतह 3D को समतल सतह 2D पर प्रदर्शित करने की समस्या से जूझने वाले भी ये पहले विद्वान थे। अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के खोजकर्ता। इन्होंने लंबरेखी, त्रिविमीय 2 प्रकार के प्रक्षेपों का विवरण किया था, एक प्रकार से विवरण किया था। और ये सभी हमारे प्रारंभिक जो हैं भूगोलवेत्ता हैं, जिनके बारे में हमने जाना। इस प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर होता है समाप्त। आपको यह सभी चीज़ें नई लगी होंगी, आप एक बार और वीडियो को देख लें, स्पीड बढ़ा कर ही देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले लीजिए, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।